हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के सिविक्स के बुक हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, नाइजीरिया में संघवाद। किसमें संघवाद? नाइजीरिया में संघवाद। इसके पहले हम लोग टाइप 4 कर चुके हैं। टाइप 4 कह सकते हैं, पार्ट 4। आज पार्ट 5 करने हम लोग जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले जाके टाइप 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4, तब जाके आपको पार्ट 5 समझ में आएगा। तब बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, नाइजीरिया में संघवाद। किसमें संघवाद? नाइजीरिया में संघवाद। यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो संघीय व्यवस्था सफल नहीं होती है। यदि ऐसा हो कि किसी देश है, कोई देश हो, किसी प्रकार का देश, विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय एक दूसरे का पर विश्वास नहीं करते हैं तो संघीय व्यवस्था सफल नहीं होती है। इसे हम इंजीनियरिंग संघीय व्यवस्था के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। कौन व्यवस्था से? इंजीनियरिंग संघीय साधारण व्यवस्था से भी क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। 1950 में नाइजीरिया, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, लेकिन नाइजीरिया की 3 बड़ी जनजातीय समूह 1950 में क्या किया गया? नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, लेकिन यही संघीय व्यवस्था के पास स्थापना की गई, नाइजीरिया के 3 बड़े जातीय समूह थे। एकरूबा, यूबो, हौसा, फुलानी के द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास हुए, जिससे अन्य जातियों समूहों में भय एवं संघर्ष का माहौल बना। क्या हुआ? यहाँ जो नाइजीरिया का था, नाइजीरिया की संघ व्यवस्था देखा जाए तो, नाइजीरिया की संघ व्यवस्था में देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ? 3 बड़े जातीय समूह थे। पहला था एवरूबा, यूबो, हाउस फुलानी। ये तीनों सबसे बड़े समुदाय था, यह कहते थे जातियाँ थे। इस सभी जातियों में क्या था? सभी के समूह में भय का डर बना रहता था, भय या संघर्ष का माहौल बना और एक सैनिक शासन की स्थापना हुई, जिसके कारण यहाँ पर भय और डर का संभावना बना, तो एक सैनिक स्थापना हो गया, सैनिक शासन का। 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई। अगर देखा जाए 1999 में नाइजीरिया में कौन तंत्र? लोकतंत्र की कौन बहाली हुई? दोबारा बहाली। लेकिन धार्मिक विभेद बरकरार रहा। कौन विभेद? धार्मिक विभेद बरकरार रहा। नाइजीरिया संघ के सामने, कौन संघ के सामने? नाइजीरिया संघ के सामने यह भी समस्या बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। यह भी शासन क्या चीज बनी रहा कि तेल संसाधन से प्राप्त होने पर ये राजस्व में किसका नियंत्रण बना रहेगा, कि किसका नियंत्रण रहेगा कि तेल को शासन करेगा, तेल कौन सा देश में बेचना है, कितना कीमत पर बेचना है, कैसे बेचना है, कौन तय करेगा, जिस पर क्या था? नियंत्रण बनाने के लिए होड़ लगी हुई थी। इस प्रकार नाइजीरिया के विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जाति और आर्थिक मतभेद बरकरार रहा। यही कारण है कि तीनों जगह के देखा जाए तो धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद क्या चीज रहा? बना हुआ रहा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। अतः गणराज्य द्वारा सत्ता की साझेदारी में अधिक से अधिक भाग लेने के मांग के स्वयं उठे, लेकिन उसने अपने अपेक्षा ने अंततः 1989 में सोवियत संघ को विखंडित कर दिया गया। वहाँ हम लोग 2 एग्जाम्पल देखे पढ़े, नाइजीरिया के बारे में पढ़ें और इस्तांबुल के बारे में पढ़ें। नॉट इस्तांबुल, इसको हम कह सकते हैं नाइजीरिया कहेंगे, और वेस्ट इंडीज के बारे में, नाइजीरिया और वेस्ट इंडीज के बारे में पढ़ेंगे। जिससे हमको यह पता चलता है कि ऐसा भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ संघीय शासन व्यवस्था है
वहाँ पर भी लोकतंत्र का मार हो सकता है, वहाँ पर भी सत्ता पलट सकता है, वहाँ पर भी सुविधा, जरूरी नहीं कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर सत्ता बहुत सुचारू रूप से चल रहा होगा, यानी कि आसान रूप से चल रहा होगा। यही एग्जाम्पल दिया गया। यही कारण है कि 1989 में क्या हुआ ना, सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया जी। बहुत क्यों हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या थे, जो रूसीकरण हो रहा था। रूसीकरण का मतलब जितने बड़े बड़े टोटल आबादी का 52% तो रूसी था, और उसमें 88%, 86%, 84% वहाँ के जो है हर एक सैनिक विभाग में, हर एक विभाग में हेड ऑफिस के रूप में रूसी काम ही कर रहे थे, तथा रूसी के स्वतंत्रता तथा रूसी के संस्कृति को भी उन पर थोपा जा रहा था, जिस कारण क्या हुआ, विवाद हुआ। और यह विवाद जाकर 1989 में क्या हो गया, सोवियत का विखंडन करा दिया। इसी तरह से कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी देश विभाजन का दुख झेलना पड़ा। यही कारण हुआ कि इसी कारण हुआ कि चेकोस्लोवाकिया में, युगोस्लाविया में, पाकिस्तान को भी देश में विभाजन का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा विभाजन का। भारतीय संघ खाली यहाँ नहीं, चेकोस्लोवाकिया में विभाजन हुआ, युगोस्लाविया में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। कैसे पाकिस्तान? उत्तरी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था, पूर्वी जिसको अभी बांग्लादेश है, उसको उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इसका भी विखंडित हुआ, किसके कारण? यही सभी के कारण है। भारतीय संघ के अनुच्छेद स्वरूप के लिए भारतीय संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन का श्रेय इसके लोकतांत्रिक चरित्र को जाता है। अगर देखा जाए जो भारतीय संघीय व्यवस्था है, इसके कार्यान्वयन जो है श्रेय है किसको जाता है? लोकतांत्रिक चरित्र को जाता है। भारतीय संघ को भी कई तनावों, समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो भारतीय संघ को भी है, उसमें भी कई प्रकार के तनाव, समस्याओं, चुनौतियों को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। भारतीय लोकतंत्र ने भी अपनी विविधताओं एवं विभिन्नताओं का संभालने के लिए उन्हें सत्ता में साझेदारी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। ऐसा भी भारतीय लोकतंत्र में भी हुआ कि अपने विभिन्नताओं को संभालने के लिए और सत्ता में बनाए रखने के लिए कुछ बहुत सारे प्रयास किए गए। भारतीय संघीय, कौन संघीय? भारतीय संघीय। भारतीय संघीय इकाई का पूर्ण गठन संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया। भारत में जो संघीय व्यवस्था हुआ, इसको क्यों किया गया, इकट्ठा किया गया? मजबूत बनाने के लिए। कौन भाषाई समुदाय के लोगों को, कुछ राज्यों का गठन एक भाषाई समुदाय के लोगों को एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर लाने के लिए किया गया। यही कारण हुआ कि भारत को भी संघ राज्य बनाया गया। इसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों के समुदाय के लोग थे, उनको एक तरह यहाँ एक जगह लाया गया। भौगोलिक क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग होने के बावजूद भी भौगोलिक क्षेत्र का क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। कुछ राज्य का गठन संस्कृति, भौगोलिक अथवा जातीय की विभिन्नताओं को रेखांकित करने का और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। अगर देखा जाए कुछ जो है, जो जातीय हैं, कोई विभिन्नताएं हैं, रेखांकित है, उन्हें आदर देने के लिए क्या किया गया। इनमें भाषा नागालैंड, इसमें भाषा नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य थे। इनमें क्या हुआ, जैसे भाषा जैसे नागालैंड था, उत्तराखंड था और बहुत सारे झारखंड जैसे राज्य इनमें सम्मिलित हुए। अब देखते भाषीय बोल सर, हमको ये नहीं समझ में आया भाषा नीति है क्या, तो चलते हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भाषा नीति किसे कहते हैं और भाषा नीति क्या है, जो देखेंगे। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। सही बात है, भारत एक भाषाओं का देश नहीं, बहुत सारे भाषाओं का देश है, यानी कि इसलिए कह सकते हैं भारत में बहुत सारे भाषा बोली जाती है। श्रीलंका में भाषागत भेदभाव राजनीतिक अस्थिरता का बहुत बड़ा कारण रहा है। इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि भारत में बहुत सारे भाषा का दायित्व रहा। यही कारण कि भारत में संविधान में हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा दर्जा दिया गया। कौन भाषा? राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, क्योंकि यह आबादी में 40% लोग की भाषा था। यानी उसमें जब संविधान बन रहा था उसमें अगर देखा जाए तो 40% लोग ऐसे थे जो हिंदी भाषा का यूज करते थे, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रभाषा है नहीं।
इसके साथ ही अन्य भाषाओं के प्रयोग, संरक्षण एवं संवर्धता के उपाय किए गए। और यही कारण था, इसके साथ साथ और बहुत सारे लोगों के क्या किया गया, संरक्षण एवं संवर्धना का उपाय किया गया, और बहुत सारे भाषाओं के बारे में सोचा गया, उस पर समझा गया कि और भाषाओं के बारे में क्या क्या किया जा सकता है। संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी के प्रयोग के निषेध के बावजूद, अंग्रेजी के प्रयोग के कौन से निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषी, कौन हिंदी भाषी, गैर हिंदी भाषी प्रदेश की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा। गैर हिंदी भाषा के मांग के कारण ही अंग्रेजी का क्या हुआ, अंग्रेजों का मांग जारी रहा। कौन नाडु, तमिलनाडु में तो इस मांग को लेकर जन आंदोलन उग्र हो उठा था। अगर देखा जाए कौन राज्य की बात किया जाए, तमिलनाडु राज्य की बात किया जाए, तो तमिलनाडु राज्य में तमिल भाषा के नाम पर तमिल राज्य बनाने के लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़ा गया। सरकार ने इस विवाद के हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर सुझाया। कह सरकार के साथ साथ बहुत सारे विवाद हुए, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी राजकीय भाषा का दर्जा, यानी कि हिंदी कौन भाषा है, राजकीय भाषा है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी भाषा को कौन, किसका राज का दर्जा प्राप्त हुआ जी, तो हिंदी भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। कौन दिन युग बाद, ध्यान दिन युग बाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में तो आएगा यहीं से। काउंटी सी पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो और दोस्तों के साथ एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हमें और मोटिवेट मिल सके और हम और इस तरह के वीडियो बना सके। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है किस प्रकार से हमारा था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये कौन पाकिस्तान था जो अभी बांग्लादेश बना हुआ है, यहाँ बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। कौन पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, शिलोंग है। इस तरीक़े से मैप है। 1947 में भारत किस तरीक़ा था, ऐसा था 1947 में। कौन दिन युगवाद, ध्यान दिन युगवाद। चलते हैं करा, ये चित्र जो है सन 1947 का भारत का चित्र है। और सारी तो लिखा हुआ, इसमें क्या चीज़ समझने की बात है, हम कहीं ऐसी तो बात है कि समझने का बात नहीं, फिर भी आप लोग समझ नहीं पाते हैं। करा किसी हद तक सत्ता का विकेंद्रीकरण राष्ट्रीय एकता के मूल्यों में संवर्धन में सहायक है। भारतीय संघ सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए कौन करण, विकेंद्रीकरण के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की पहचान, कौन क्षेत्रों की पहचान, विभिन्न क्षेत्रों की पहचान को मान्यता देता है। कौन नीतियाँ देता है, मान्यता देता है। फिर भी यह केंद्र को ज़्यादा शक्ति देता है। मान्यता देने के बावजूद भी ये क्या होता है, केंद्र को है जो शक्ति क्या देता है, ज़्यादा शक्ति देता है या ज़्यादा शक्ति प्राप्त होता है। संविधान निर्माताओं विभिन्नताओं को समेटने के लिए, जो संविधान का जो निर्माता जो संविधान निर्माण करना चाहते हैं, विभिन्नताओं को समेटने के लिए संघीय व्यवस्था की स्थापना के पक्षधर थे। कौन व्यवस्था थे, संघीय व्यवस्था के पक्षधर थे। पर विघटनकारियों, कौन कारी, विघटनकारी, कौन वृत्तियों, प्रवृत्तियों, कौन खुश अंकुश रखने एवं कौनजिक सामाजिक, कौन नीति राजनैतिक, कौन बर्तन परिवर्तन को दुर्ग गति से लाने के लिए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का भी कौन स्थापना करना चाहता था। अगर देखा जाए इसके स्थान के पक्षधर बहुत सारे थे, जो विघटनकारी लोग थे, जो इस सारा चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे लोग थे, उन जातीय प्रवृत्ति उनमें था, वो अपने हिसाब से जो भी काम करना चाहते हैं। अंकुश, इन पर अंकुश भी लगाया गया, फिर भी राजनीतिक परिवर्तन और बहुत सारे परिवर्तन होते चले गए और इस धीरे धीरे शक्तिशाली केंद्र सरकार का स्थापना होता चला गया।
और ऐसे करने में वे राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग भी चाहते थे, और ऐसा करने के बाद भी चाहते कि सरकार उसको क्या करे, अपेक्षित करे। मैंने कहने का मतलब सरकार उसको क्या करे, भरोसेमंद बनाए, सरकार उसको क्या दे, सरकार उसको सेवा दे। गरीबी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं भी जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय की अत्यंत आवश्यकता थी। देखा जाए ऐसी आर्थिक असमानताएं आदि कुछ ऐसी समस्याएं भी हो जिनके समाधान के लिए क्या किया जाए, समन्वय तथा अत्यंत आवश्यकता की जाए। अतः केंद्रीय सरकार की शक्तिशाली स्थिति को हम इस बात को देख सकते हैं ये कि केंद्रीयकरण, जो शक्तिशाली स्थिति केंद्रीयकरण का, जो सारा शक्ति किसके पास निहित है, केंद्र के पास ही सबसे ज़्यादा शक्ति निहित है। इस स्थितियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखा जाए ये हमारा है कौन रथ, बोल सर भारत है। जम्मू का ये तो पुराना है, इधर हो जाएगा इस तरीके से, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख हो जाएगा। पुराना मैप अप टू डेट नहीं किया गया है, किताब में है, जो इस तरीके से देख सकते हैं। कह रहा हिंद महासागर, कह रहा भारत राजनीतिक 2006 किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। वह किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति, कौन शक्ति, इस शक्ति जैसे देखिए उसमें भारत में भाषा की विविधता किस प्रकार से था, जो चार्ट दिया हुआ कि असमी कितना % लोग बोलने वाले थे, 1.6% बोलने, बंगाली इतना बोलने वाले, बोडा, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकणड़ी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब क्या था इस समय चार्ट में दिया हुआ। कह कौन वाली डिबिया, पीली वाली डिबिया। इस चार्ट के पहले खाने में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषा को लिखा गया है। टोटल 22 भाषा जो सब लिखा हुआ है। दूसरे खाने में भारत की आबादी में कुल इस भाषा की बोलने वाले प्रतिशत अनुपात दिया गया। यह बोलने वाले प्रतिशत अनुपात दिया गया। ये आंकड़े 1991 की जनगणना पर आश्रित है और डोगरी के आंकड़े पर आधारित है, क्योंकि 1991 में जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं हुआ था। 1991 में जम्मू कश्मीर जनगणना नहीं हुआ था। ये टोटल कितने 22 भाषाएं हैं, तो गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल कितने भाषा है, 22 भाषा। चाहे मेरे साथ 4-5 बार बोल दीजिए, आपको याद हो जाएगा। असमी, बंगाली, उड़िया, बोड़ा, डोंगरी, असमी, बंगाली, बोड़ा, डोंगरी, असमी, बंगाली, बोड़ा, मेरे साथ साथ बोलिएगा, आपको 22 भाषा याद हो जाएगा। असमी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, असमी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, मणिपुर, मराठी, नेपाली, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी संस्कृति, उड़िया, पंजाबी संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इस सभी कई भाषाएं, 22 भाषाएं दिए हुए हैं। इस सभी को आप एक बार क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ ना हो। चलते हैं हम लोग आगे क्यों करें। खैर, इसका दुरुपयोग रोकने के लिए प्रभावित है, इसका दुरुपयोग रोकने के लिए प्रभावित राज्यों के विधानमंडल को भी विचार व्यक्त करने का
अवसर प्रदान किया गया है। इसको इस दुरुपयोग जो हो रहा है, इस दुरुपयोग को रोकने के लिए विधानमंडल उसका क्या किया गया है, विधानमंडल के विचारों को अवसर प्रदान किया गया, रोकने का अवसर दिया गया है। संविधान में केंद्र के को अत्यंत शक्तिशाली बनाने की कुछ आपातकालीन प्रावधान है। अब संविधान में देखा जाए तो संविधान के केंद्र में अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं, जिसके लागू होने पर वह हमारी संघीय व्यवस्था को केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देता है। अगर देखा जाए लागू करने के लिए, जिसमें लागू होने पर यह हमारी संघीय व्यवस्था को केंद्रीकृत व्यवस्था में क्या कर देता है, बदल देता है। आपातकाल के दौरान शक्तियाँ कानून रूप से केंद्रीकृत हो जाती है। संसद को राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाली विषयों पर, जितना भी संसद के राज्य क्षेत्र में विषय में आ रहे हैं, आने वाली कानून बनाने की शक्तिशाली प्रावधान किया गया। इस सभी को कानून बनाने की भी क्या प्राप्त किया गया, शक्तिशाली प्राप्त किया गया है। समान स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तिशाली एवं उत्तरदायित्व प्राप्त है। अगर देखा जाए तो समान से स्थिति में देखा जाए, केंद्र सरकार के देखा जाए अत्यंत प्रभावी क्या है, अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्ति एवं उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। आय के प्रमुख संसाधनों, किसके प्रमुख संसाधन, आय के प्रमुख संसाधन पर केंद्र का नियंत्रण है। किस पर केंद्र का नियंत्रण है, केंद्र आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र का नियंत्रण है। केंद्र सरकार द्वारा, किसके सरकार द्वारा, केंद्र के सरकार के द्वारा नियुक्ति योजना, कौन योजना, नियुक्ति योजना आयोग राज्यों के संसदों एवं कौन दो संसदों एवं इनके प्रावधान की निगरानी करती है। इनके संसाधनों को सिर्फ नहीं, इनके प्रावधानों को भी क्या करती है, निगरानी करती है, देखभाल, निगरानी मतलब देखभाल करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपनी विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को ऋण एवं अनुदान देती है। और इसके साथ साथ की क्या करता है, सिर्फ पैसा नहीं देता, दौलत नहीं देता है, ये क्या करता है, ऋण भी देता है, किसी विशेष प्रकार के राज्यों को देता है, पैसा देता है, इसलिए देता है, ऋण देता है कि वह अपने आप को क्या कर सके, विकास कर सके, डेवलप कर सके। राज्यपाल, कौन पाल, राज्यपाल, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित की है किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए तथा राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति से भेजता है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति ही क्या कर, राज्यपाल को विधानमंडल से हटाना है तो क्या करेगा, इसका मंजूरी राष्ट्रपति देगा। कौन पति, राष्ट्रपति मंजूरी देगा। राज्य सरकार को हटाने के विधानसभा या विधानसभा भंग करने के लिए इस सब कौन देगा, राष्ट्रपति ही क्या करेगा, सिफारिश को, लेटर को भेजेगा। राज्यपाल को हटाना हो, राज्यपाल को नियुक्ति करना हो, विधानसभा को भंग करना हो, इस सब किसके पावर है, किसके हाथ में पावर है, सब राष्ट्रपति के हाथ में पावर है। विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अगर देखा जाए विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को राज्य सूची को क्या करता है, पीड़ित करता है। कहने का मतलब कह सकते हैं, इसको क्या किया जाता है, केंद्र सरकार अपना ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, राज्य सरकार को कम करवाता है। इसके कानून में बन सकती है। भारतीय प्रशासन, कौन प्रशासन, भारतीय प्रशासन व्यवस्था इकहरी है। इकहरी मतलब कुछ एकहरी व्यवस्था, जो हरी व्यवस्था, इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों का प्रशासन का कार्य करता है। जो भी नौकरी करके चयनित प्रक्रिया जो अधिकार होता है चुन के ले जाया जाता है, वही शासन करता है। लेकिन राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उसके सेवा को हटा सकता है। राज्य सरकार के पास इतना पावर नहीं है उस पर कोई कार्रवाई कर दे, और कार्रवाई करने के साथ साथ उसको पद पर से क्या कर सकता है, हटा भी नहीं सकता। जैसे आप लोग पढ़िएगा, पढ़ के नुम्मा इंटर 12th पास होने के बाद 10वां पास हो जाएगा। पहले इंटर 12th पास होने के बाद क्या कीजिएगा, नौकरी कोई गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कीजिएगा। जब गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कीजिएगा तो आपको नियुक्ति होगा, जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो क्या होगा,
आपको जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आप अलग अलग जगह पर क्या चीज किए देखने के लिए मिलेगा जी, अलग विभिन्नताओं मिलने के लिए जाएगा। जब आप जाइएगा तो उसके बाद कार्य कीजिएगा, जब कार्य कीजिएगा तो आपको क्या होगा, ना तो राज्य सरकार केंद्र सरकार भेजेगा राज्य सरकार में कार्य करने के लिए, नहीं तो राज्य सरकार उसको हटा सकता है, नहीं उस पर नियुक्ति ला सकता है, उस पर कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में तो आएगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी, कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, कौन लर है बोल सर क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे हमें और मोटिवेट मिल सके इस तरीका के वीडियो बनाने में और हम और बना सकें। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।